our channel, the India Rates. As you know, we are doing economics. Today we are going to start Indian economy. That is by Ramesh Singh, and today we will discuss about Indian economy. Its first chapter regarding introduction. Chapter 1 regarding the इंट्रोडक्शन, और बुक का जो नेम है वो है इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह, और ये 12th लेटेस्ट एडिशन है जो बुक आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम उस फर्स्ट चैप्टर का जो है पार्ट 1 करेंगे। पार्ट 1 इन इंट्रोडक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल इंट्रोड्यूस अबाउट यू द इकोनॉमिक्स, व्हाट इज इकोनॉमिक्स, व्हाट इज मेंट बाय इकोनॉमिक्स, or you can say that I will tell you about the definition of economics. I will tell you the meant of economics. तो अर्थशास्त्र की आज हम बात करेंगे कि अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है। तो अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं, you can give number of meaning, number of definition of economics. But in the short, in the brief, and by concluding all the definitions, I will tell you the meaning of economics. बहुत सारी इसकी परिभाषाएं, बहुत सारे इसके अर्थ आप बता सकते हो अर्थशास्त्र के, जो कि हमारी इकोनॉमी का एक मेन हिस्सा है, हमारी इकोनॉमी की एक मजबूत जड़ कह सकते हो। आज मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा कि अगर मैं कंक्लूजन, जिसको आप निष्कर्ष कह सकते हो, सारे अर्थों का, सारी परिभाषाओं का निष्कर्ष निकालने के बाद इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। एक्चुअली इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटी यूज स्कार्स रिसोर्सेज। क्या है इकोनॉमिक्स जो है हमारी? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी हाउ सोसाइटीज यूज स्कार्स रिसोर्सेज। पहले मैं आपको इसका मतलब बताऊंगा, फिर इसके आगे चलेंगे। इकोनॉमिक्स क्या है? ये स्टडी है कि हमारी जो सोसाइटीज हैं, हमारा जो समाज है, हाउ इट्स यूज द स्कार्स रिसोर्सेज। ये स्कार्स रिसोर्सेज क्या होते हैं? स्कार्स मतलब दुर्लभ, दुर्लभ मतलब कम, कि किस तरह से हमारा जो समाज है वो कम संसाधनों का इस्तेमाल करता है, और वो क्या करता है संसाधनों का यूज करके, एंड टू प्रोड्यूस वैल्यूएबल कमोडिटीज, टू प्रोड्यूस वैल्यूएबल कमोडिटीज एंड डिस्ट्रीब्यूट अमंग पीपल। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये बड़ा वैल्यूएबल, बड़ा इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है इकोनॉमिक्स का, कि जब आपको इकोनॉमिक्स का मीनिंग समझ आएगा, देन यू कैन डू इकोनॉमिक्स इन अ वेरी इजी वे। इकोनॉमिक्स क्या है कि हमारे पास संसाधनों की क्या है? कमी है। हमारे पास जो संसाधन है वो स्कार्स हैं, कम है। हमने उन कम साधनों का किस तरह से इस्तेमाल करना है कि हम वैल्यूएबल कमोडिटीज, कमोडिटी गुड्स, कि हम कोई वैल्यूएबल चीजें बना सकें और फिर उस चीजों को लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। तो इकोनॉमिक्स एक तरह की स्किल कह सकते हो, एक तरह की एक साइंस कह सकते हो। ये हमें क्या सिखाती है? हाउ टू प्रोड्यूस वैल्यूएबल गुड्स इंस्टेड ऑफ द लैक ऑफ रिसोर्सेज। ये नहीं है कि आप कहो हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, इसीलिए हम गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इकोनॉमिक्स यही चीज सिखाती है कि कैसे स्कार्स रिसोर्सेज को आपने यूज करना है, किस तरह से स्कार्स रिसोर्सेज से आपने प्रोटेक्शन करनी है। स्कार्स रिसोर्सेज की एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा कि स्कार्स का मतलब क्या है। यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ एनीथिंग, यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ मिल्क। फॉर एग्जांपल, मिल्क इज अ रिसोर्स। फ्रॉम मिल्क यू कैन प्रोड्यूस नंबर ऑफ थिंग्स। यू कैन मेक चीज, you can make curd, you can make number of things from the milk, but you have to choose in which way we have to choose our resource, that is milk. आपको ये देखना पड़ेगा कि मिल्क से क्या वैल्यूएबल चीज बनाई जाए, जिससे क्या है कि हमें बेनिफिट भी मिल सके, एंड द पीपल शुड आल्सो बी सेटिस्फाइड विद योर प्रोडक्शन।
और लोग भी आपकी प्रोडक्शन से संतुष्ट हों। तो यही इकोनॉमिक्स का मतलब है कि चाहे आपके पास रिसोर्स कम है, चाहे आपके पास रिसोर्स ज़्यादा है, उन रिसोर्स को किस तरह से इस्तेमाल किया जाए कि आप कस्टमर को भी सेटिस्फाइड कर सको एंड यू शुड आल्सो गेन मैक्सिमम प्रॉफिट, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट भी मिल सके। स्कार्स रिसोर्सेज में और भी बहुत चीज़ें आ जाती हैं। अगर मैं स्कार्स के मीनिंग की बात करूं तो स्कार्स सिर्फ रिसोर्सेज का नहीं होता। स्कार्स जो है, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, परचेजिंग पावर में भी स्कार्स, हम स्कार्सिटी की प्रॉब्लम फेस करते हैं। स्कार्सिटी की प्रॉब्लम क्यों फेस करते हैं? फॉर एग्जांपल, यू हैव 10 रुपी इन योर पॉकेट, you went to market and with this 10 rupee you can buy the things which you want at earliest, जिनकी आपको ज़्यादा ज़रूरत है वो चीज़ें आप पहले खरीदोगे। फॉर एग्जाम्पल, यू वेंट टू मार्केट, you saw there sweets, number of sweets were there, you can also buy toys, but you have to choose between both these things कि आपको पहले क्या खरीदना है। आपके लिए टॉयज ज़्यादा जरूरी हैं, आपके लिए स्वीट्स ज़्यादा जरूरी हैं, या आपके लिए कोई और कॉमोडिटी ज़्यादा जरूरी है। तो स्कार्सिटी क्या है इकोनॉमिक्स में? स्कार्सिटी, मैं इस स्कार्सिटी टॉपिक को इतना लंबा क्यों लेके जा रहा हूँ, क्योंकि इकोनॉमिक्स में स्कार्सिटी जो है ये एक मेन कंसेप्ट बनेगा कि स्कार्सिटी होती क्या है। तो मैं आपको एक स्कार्सिटी की एक डेफिनेशन भी देना चाहूंगा। स्कार्सिटी क्या चीज होती है? स्कार्सिटी मीन्स when wants are unlimited as compared to resources, when wants are unlimited, क्योंकि ये आपको पता है कि इंसान की जरूरतें अनलिमिटेड होती हैं, कभी भी जरूरतें पूरी नहीं हो सकती, लेकिन जो रिसोर्सेज हैं वो क्या होते हैं? वो लिमिटेड होते हैं। तो हमने क्या करना है, उन लिमिटेड रिसोर्सेज से ही अपनी क्या करनी है? सेटिस्फेक्शन करनी है। तो इकोनॉमिक्स इसी चीज को कहते हैं कि हाउ वी कैन सेटिस्फाई आवरसेल्फ एज कंपेयर टू द रिसोर्सेज। चाहे आपके पास रिसोर्सेज कम है, रिसोर्सेज की गिनती कम है, उसके अल्टरनेटिव यूजेस हैं। अल्टरनेटिव यूजेस मींस, जैसे मैंने आपको मिल्क के बारे में बताया, मिल्क बड़ी चीजों जगह पर यूज हो सकता है, आइसक्रीम भी आप बना सकते हो, लेकिन ये आपने सोचना है कि किस तरह से आप मिल्क का इस्तेमाल करो कि आप सेटिस्फाइड हो सको, आप लोगों को वो चीजें डिस्ट्रीब्यूट कर सको। तो ये स्किल हमें कौन सिखाता है? इकोनॉमिक्स सिखाता है। तो इकोनॉमिक्स जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसलिए भी है क्योंकि वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स रिलेटेड विद इकोनॉमी, हम भी इसी अर्थव्यवस्था से रिलेटेड हैं, इसीलिए इकोनॉमिक्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट मैं कह सकता हूं। तो अब मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, व्हाट इज मेंट बाय इकोनॉमिक एक्टिविटीज। मैं बार बार बात कर रहा था इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती क्या हैं? व्हाट इज मेंट बाय इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो इकोनॉमिक्स में जब भी आप इकोनॉमिक वर्ड यूज करते हो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, the activities which are involved with wealth or money, they all are included in the economic activities। जो भी एक्टिविटीज धन दौलत से संबंधित होती हैं उनको क्या बोला जाता है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज, उनको आर्थिक क्रियाओं का नाम दिया जाता है। ठीक है, मैं एक्सप्लेन इसको और डिटेल में करूंगा। वेयर मनी और यू कैन आल्सो से दैट वेल्थ इज इन्वॉल्व, these are called economic activities। जब बात चलती है पैसे की या धन की, ठीक है, उनको क्या बोला जाता है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज का नाम दे दिया जाता है। तो ये जो हमारी इकोनॉमी है इसको हम धन दौलत से संबंधित क्यों कहते हैं? क्योंकि इकोनॉमिक्स ही हमें बताती है हाउ टू रन द बिजनेस, हाउ टू रन अवर इंस्टीट्यूशंस, how to run our organization with the skills and with the help of economics। क्योंकि इकोनॉमिक्स हमें ये बताती है कि अगर आपके पास पैसा कम है, किस तरह से आपने घर को चलाना है, किस तरह से आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है। तो जिस चीज में पैसे का रोल है, क्योंकि इकोनॉमिक्स क्या है? पैसों का लेन देन है। यू हैव टू प्रोड्यूस द थिंग्स, यू हैव टू सेल द थिंग्स, यू हैव टू परचेज द थिंग, यू हैव टू इन्वेस्ट द मनी टू रन द बिजनेस। दिस ऑल आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? धन दौलत से संबंधित जितनी भी क्रियाएं हैं वो सारी क्या हैं? वो आर्थिक क्रियाएं हैं।
अब मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि जो इकोनॉमिक्स है इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक्चुअली आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन ड्यूरिंग द 1930, आपने 1930 की महामंदी के बारे में सबने सुना ही होगा। बहुत एक ग्रेट डिप्रेशन, ये डिप्रेशन क्या चीज है, जैसे एक हम कह देते हैं पेशेंट डिप्रेशन में चला गया है, वैसे ही हमारी इकोनॉमी भी क्या होती है, कई बार डिप्रेशन में चली जाती है। आपने सभी ने शायद ट्रेड सिकल के बारे में सुना होगा। आई थिंक यू हैव लिसन अबाउट द ट्रेड सिकल। इन ट्रेड सिकल देयर आर डिफरेंट स्टेजेस, देयर आर डिफरेंट स्टेजेस, इनमें अलग अलग स्टेजेस होती हैं। उसमें आपने सुना होगा कि एक डिप्रेशन होता है, एक रिसेशन होता है, एक रिकवरी होता है, एक बूम पीरियड होता है। व्हाट इज बूम पीरियड? इन बूम पीरियड योर प्रोडक्शन इज एट द हाईएस्ट लेवल एंड यू विल अर्न अ मैक्सिमम प्रॉफिट। आपकी सारी चीजों की बिक्री बड़ी ज्यादा होगी, आपकी कमाई बहुत ज्यादा होगी, उसको बूम कहते हैं। बूम मतलब बिजनेस का बड़े जोरों शोरों पे चला जाना। और जो लास्ट स्टेज है, सबसे लास्ट, वो क्या है? डिप्रेशन। जैसे हम कह देते हैं patient has gone in depression, the same way our economy has also sometimes gone in the depression, means हमारी इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था घाटे में चली जाती है। जो बिजनेस किसी पर्सन का है, किसी इंस्टीट्यूशन का है, वो ठप हो जाता है, तो उसको क्या नाम दे दिया जाता है? डिप्रेशन का नाम दे दिया जाता है। तो उसी डिप्रेशन के पीरियड के बाद हमारी इकोनॉमी जो थी, इट हैज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। दैट पार्ट्स वर माइक्रो एंड मैक्रो। तो इन टू पार्ट्स के बारे में आपको बताऊंगा कि माइक्रो क्या है एंड मैक्रो क्या है। और ये कब हुआ मैंने आपको बता ही दिया, आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन, आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन और ड्यूरिंग द 1930 के डिप्रेशन के बाद हमारी इकोनॉमी जो थी उसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, माइक्रो एंड मैक्रो। एंड both these words have been taken from the Greek words। ये दोनों ग्रीक वर्ड्स हैं। माइक्रो का मतलब क्या होता है? स्मॉल। और जो मैक्रो है इसका मतलब क्या होता है? बिग। These both are the which words? ये जो हैं ये ग्रीक वर्ड्स हैं। तो माइक्रो का मतलब स्मॉल, छोटा, और मैक्रो मीन्स बिग, बड़ा। लेकिन मेरा सिर्फ यही कंसेप्ट नहीं है कि माइक्रो छोटा होता है, मैक्रो बड़ा होता है। I will tell you number of example. Through these example, I will clarify what is meant by micro and what is meant by macro. Because micro and macro in economics, these both are the so much important concept, and in all the competitive examination, you will see the questions related with micro and macro. क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देखोगे उसमें माइक्रो एंड मैक्रो ये क्वेश्चन आपको जरूर आएगा कि डिफरेंस क्या है माइक्रो और मैक्रो का, इनका मीनिंग क्या होता है। तो इसीलिए मैं माइक्रो और मैक्रो को थोड़ा और डिटेल में लेके जाना चाहता हूं। माइक्रो, अगर मैं माइक्रो की एग्जांपल देना चाहूं, ठीक है, माइक्रो की अगर मैं एग्जांपल देना चाहूं तो मैं आपको कह देता हूं डिमांड ऑफ अ कंज्यूमर। डिमांड ऑफ अ कंज्यूमर, एक कंज्यूमर की जो डिमांड है ये किसका पार्ट है? ये माइक्रो का पार्ट है। मींस एक पर्सन की बात हो रही है, एक स्मॉल लेवल की जो बात हो रही है, तो वो क्या हो गया? वो माइक्रो में आ गया। माइक्रो में हम किसको इंक्लूड करते हैं? स्मॉल यूनिट्स और स्मॉल पार्ट्स, छोटे छोटे पार्ट्स को हम ऐड करते हैं। छोटे जहां हम कह सकते हैं इनकम ऑफ अ कंज्यूमर, इनकम ऑफ अ कंज्यूमर, एक बंदे की आप इनकम की बात कर रहे हो, ना कि आप पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हो। जब किसी चीज को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है तो वो माइक्रो का पार्ट बन जाता है। और मैक्रो की अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूं तो मैक्रो में जैसे मैंने आपको बोला था डिमांड ऑफ अ कंज्यूमर, तो बाकी सारा सेम होगा। डिमांड ऑफ, जहां अ कंज्यूमर था वहां क्या हो गया? कंज्यूमर्स। अब ये कंज्यूमर क्या है? एक कंज्यूमर है। इट मींस ये स्मॉल स्केल पे है, ये सिंगल यूनिट है। और जहां पे सारे कंज्यूमर्स की बात आ गई वो क्या हो गया? बिग। वो क्या हो गया? एक बड़ा यूनिट हो गया। तो माइक्रो और मैक्रो का मतलब आप समझ गए। माइक्रो मींस जो स्मॉल, छोटा यूनिट होता है, और एक इंडिविजुअल बंदा। इसमें माइक्रो में कौन आ जाता है? आप कह सकते हो एन इंडिविजुअल। इसमें एक इंडिविजुअल पर्सन आ जाता है। और जो मैक्रो है, मैक्रो में क्या हुआ? डिमांड ऑफ कंज्यूमर्स, सारे कंज्यूमर आ गए। मींस पूरी क्या आ गई? हमारी पॉपुलेशन आ गई। जब पूरी पॉपुलेशन आ गई तो वो एन इंडिविजुअल नहीं होगा, वो क्या होगी? हमारी, कह सकते हो आप, अगर मैं जैसे इनकम की बात करूं तो एक इनकम होती है इनकम ऑफ
पर पर्सन, एक होती है नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम क्या होती है? पूरे राष्ट्र के लोगों की इनकम, तो वो मैक्रो का एक पार्ट है। तो आपको अगर एग्जांपल पूछ ली जाए, फॉर एग्जांपल कई बार क्वेश्चन आ जाता है, गिव एग्जांपल ऑफ माइक्रो, गिव एग्जांपल ऑफ मैक्रो, देन देयर आर नंबर ऑफ एग्जांपल व्हिच यू कैन गिव, जस्ट यू हैव टू कम टू नो अबाउट द मीनिंग ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो। आपको जस्ट माइक्रो एंड मैक्रो के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। माइक्रो मींस स्मॉल लेवल यूनिट और मैक्रो मींस बिग लेवल यूनिट, जो बड़ा एक यूनिट होता है। तो मैक्रो में पूरी अर्थव्यवस्था आ जाती है, हमारी क्या आ जाती है, एंड इकोनॉमी आ जाती है। इकोनॉमी में कौन आ जाते हैं? ऑल द पीपल, सारे लोग आ जाते हैं। और माइक्रो में एन इंडिविजुअल, एक पर्सन आ जाता है। तो ये था डिफरेंस मेरा माइक्रो और मैक्रो के बीच में। तो इसके बाद मैं बार बार बात कर रहा हूं इकोनॉमी की। तो नेचुरली ये इकोनॉमी का मतलब भी आपको जरूर पता होना चाहिए, व्हाट इज मेंट बाय इकोनॉमी, ये इकोनॉमी क्या चीज होती है। तो अब मैं आपको इकोनॉमी का मतलब बताने जा रहा हूं कि इकोनॉमी का मतलब क्या है, व्हाट इज मेंट बाय इकोनॉमी। तो इकोनॉमी का मैं वैसे आपको मतलब बताऊं, हो गया अर्थव्यवस्था। तो ये क्या होती है हमारी जो इकोनॉमी है? एक्चुअली इट इज अ फ्रेम पिक्चर ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये क्या है? इट इज अ फ्रेम पिक्चर ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि हम सब किससे रिलेटेड है? एंड इकोनॉमी, एक अर्थव्यवस्था से। तो वही एक तरह की एक फ्रेम पिक्चर होती है रिलेटेड विद द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कि हमारे अर्थव्यवस्था में जितनी भी क्रियाएं चल रही हैं, क्रियाएं मीन्स प्रोडक्शन चल रही है, परचेजिंग चल रही है, इन्वेस्टमेंट चल रही है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट चल रहा है, नंबर ऑफ एग्जांपल, ट्रेड चल रहा है, दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन आवर इकोनॉमी। ये हमारी अर्थव्यवस्था का एक पार्ट है। क्यों हमारी अर्थव्यवस्था का पार्ट है? बिकॉज दीज ऑल आर रिलेटेड विद मनी और वेल्थ। क्योंकि इन सबका लेन देन किसके साथ है? पैसों के साथ है। देखो, आप प्रोडक्शन करते हो किस लिए करते हो? बिकॉज यू वांट टू अर्न मनी। यू आर परचेजिंग थिंग्स बिकॉज यू वांट टू सेटिस्फाई योर वांट्स विद द हेल्प ऑफ मनी। व्हाई यू आर डूइंग एक्सपोर्ट इंपोर्ट? Because you want to earn money, you want to purchase the things with the help of money. The things which are related with the wealth or money, these all are included in the economy. तो ये किस में आ जाती है? इकोनॉमी में आ जाती हैं। तो नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है, I want to discuss about sectors, कि कौन कौन से सेक्टर होते हैं हमारी इकोनॉमी के, and that is a very very important concept in the economies, sectors। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो अक्सर एग्जाम्स में आता है कि इसके सेक्टर्स कितने होते हैं। तो इसके अगर मैं सेक्टर्स की बात करूं, तो हमारी जो इकोनॉमी है उसको हम 3 सेक्टर्स में डिवाइड कर देते हैं। 3 सेक्टर्स। तो वो 3 सेक्टर कौन कौन से हैं? फर्स्ट है प्राइमरी, सेकंड होता है सेकेंडरी, और थर्ड होता है टर्शरी। तो ये पेपर में क्वेश्चन जरूर आता है हर साल, हर पेपर में, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, चाहे वो सीबीएसई है, किसी भी तरह का एग्जामिनेशन, उसमें आता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटी। इन तीनों में से एक के बारे में जरूर पूछा जाता है कि प्राइमरी एक्टिविटीज कौन सी होती हैं, सेकेंडरी कौन सी होती हैं, टर्शरी एक्टिविटीज कौन सी होती हैं। तो वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले मैं डिस्कस करूंगा प्राइमरी सेक्टर के बारे में। प्राइमरी सेक्टर जो है, एक्चुअली दिस इज रिलेटेड विद बेसिकली लैंड। ये किससे रिलेटेड है? जमीन से रिलेटेड है। एक्चुअली प्राइमरी एक्टिविटीज टेक प्लेस while exploiting the natural resources. Primary sector takes place while exploiting the natural resources. The natural resources. प्राइमरी सेक्टर की बात हम कब करेंगे? जब हम नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन करते हैं। एक्सप्लॉइटेशन मींस ये नहीं कि हम उसको नुकसान पहुंचाते हैं, जब हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? कुदरती संसाधन। कुदरती संसाधनों में देखो, मैंने आपको बताया विच आर रिलेटेड विद लैंड, जिनका जमीन से रिलेशन है। क्योंकि इसकी मैं अगर आपको एग्जांपल देना चाहूँ तो मैं आपको क्लियर करवाऊंगा इसके बाद। इसकी एग्जांपल में आप लिख सकते हो माइनिंग,
एग्रीकल्चर, ऑयल एक्सप्लोरेशन एक्सेट्रा। जो माइनिंग का काम है या एग्रीकल्चर का काम है, इसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ता है, जो नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें कुदरत से मिले हुए हैं, पहले हमें उनको यूज करना पड़ेगा, उनको एक्सप्लॉइट करना पड़ेगा। लाइक अगर आप एग्रीकल्चर करना चाहते हो तो उस जमीन को पहले क्या करना पड़ेगा, उसको हमें फर्टाइल बनाना पड़ेगा, उसके लिए उसका एक्सप्लॉइटेशन करना पड़ेगा, उस लैंड का यूज करना पड़ेगा। माइनिंग का काम क्या है, ये भी वैसे ही है, खाना खुदाई का काम है। इसके लिए भी आपको क्या चाहिए, आपको उसका पहले एक्सप्लॉइटेशन करना पड़ेगा, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो प्राइमरी एक्टिविटीज में क्या आती हैं, वो एक्टिविटीज आती हैं जिसमें हमें नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना पड़ता है, लाइक माइनिंग, एग्रीकल्चर, ऑयल एक्सप्लोरेशन एक्सेट्रा। ऑल दीज आर इंक्लूडेड इन द प्राइमरी। और इसको प्राइमरी को हम प्राथमिक का नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो ऑक्यूपेशन है वो किससे रिलेटेड है, लोग प्राइमरी सेक्टर से। अब मैं डिस्कस करूंगा सेकेंडरी सेक्टर के बारे में कि ये सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है। तो सेकेंडरी सेक्टर जो है, प्राइमरी के बाद जो अहम रोल है वो किसका है, वो सेकेंडरी सेक्टर का ही है। सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर है क्या, द सेक्टर विच यूजेस द रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। जो कच्चे माल का इस्तेमाल करते हैं चीजों को बनाने के लिए, उसको सेकेंडरी सेक्टर कह देते हैं। दीज आर आल्सो नोन एज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ये एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उत्पादन सेक्टर का नाम भी इसको आप दे सकते हो। फॉर एग्जांपल, यू आर मेकिंग क्लॉथ फ्रॉम द कॉटन, दिस इज आल्सो नोन एज अ सेकेंडरी एक्टिविटी। जब आप कोई कच्चा माल, यू आर मेकिंग शूज फ्रॉम द लेदर, शूज फ्रॉम द लेदर, दिस इज आल्सो नोन एज अ सेकेंडरी एक्टिविटी। व्हेन यू यूज द रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस द फाइनल गुड्स, ठीक है, व्हेन वी यूज the raw material to produce final goods, ठीक है। जब आपने फाइनल गुड्स या सर्विसेज बनाई, रॉ मटेरियल जिसको आप कच्चा माल कह सकते हो या इंटरमीडिएट गुड्स भी इसको कह देते हैं, ठीक है। जो लाइक आपने, मैंने बताया लेदर से आपने शूज बना लिए, जब आपने कच्चे माल से कोई भी फाइनल गुड प्रोड्यूस की तो इसको क्या कह देते हैं, दीज आर नोन एज सेकेंडरी एक्टिविटीज, दीज आर नोन एज सेकेंडरी एक्टिविटीज एंड इट इज आल्सो नोन एज मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज। इसको मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज का नाम भी दिया जाता है। और जो सेकेंडरी एक्टिविटीज का पर्पस है, इसका जो पर्पस है क्या है, टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स। जब आप कच्चे माल को फाइनल गुड्स में प्रोड्यूस कर देते हो तो उनकी मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जांपल, व्हेन यू मेक अ टेबल फ्रॉम अ वुड, द वैल्यू ऑफ वुड ऑटोमेटिकली इंक्रीज। लकड़ी है, जो एक लकड़ी, जब उससे कोई टेबल बना लिया जाता है, कोई चेयर बना ली जाती है, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो जब किसी चीज की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, वो एक्टिविटीज किसमें आती हैं, सेकेंडरी एक्टिविटीज में आ जाती है। और नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, टर्शरी एक्टिविटीज। टर्शरी एक्टिविटीज आर आल्सो नोन एज सर्विसेज, सर्विस सेक्टर भी इसको कह सकते हो आप। जो हमारी लास्ट पॉइंट है हमारा टर्शरी, दीज आर आल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर बिकॉज ऑल द सर्विसेज आर रिलेटेड विद दिस। फॉर एग्जांपल, देयर इज इंश्योरेंस कंपनी, देयर इज एनी एजुकेशन बिल्डिंग, देयर इज एनी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, these all are known as a tertiary services, tertiary activities because these all are related with the services। जब हम सेवाओं की बात कर देते हैं, एक्चुअली टर्शियरी जो सेक्टर है इसमें क्या होता है, these are just the buildings। ये एक तरह की बिल्डिंग्स होती हैं, लाइक आपने कोई इंश्योरेंस कंपनी बना दी, आपने कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बना दिया, these all are related with tertiary, these are also known as a service sector। इसको सर्विस सेक्टर का नाम भी दिया जाता है। क्यों दिया जाता है मैंने आपको बता ही दिया, बिकॉज दीज आर रिलेटेड विद द सर्विसेज। इसमें आप कोई भी लिख सकते हो, आप लिख सकते हो, मान लो इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, या आप कह सकते हो बैंकिंग, शिपिंग एक्सेट्रा, दीज ऑल आर टर्शरी एक्टिविटीज और टर्शरी सेक्टर बिकॉज दीज आर रिलेटेड विद सर्विस सेक्टर। इनका काम क्या है, लोगों की सेवाएं करनी। लाइक एक डॉक्टर है, व्हाट ही इज डूइंग, ही इज जस्ट सर्विंग द पीपल, वो लोगों की सेवा कर रहा है। वैसे इंश्योरेंस कंपनी है, बैंकिंग है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है,
these all are giving their services to the whole economy. तो ये हमारी जो थी सेक्टर थी तीन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी. बट some experts, some economics experts have further divided the tertiary sector into two sub parts. उन्होंने क्या किया, जो टर्शरी सेक्टर था इसको उन्होंने फर्दर डिवाइड कर दिया, फर्दर डिवाइडेड इट इनटू टू पार्ट्स. ये एक नया कंसेप्ट है जो आप आज पढ़ोगे, जो आपको बाय रमेश सिंह की किताब में आपको ये कंसेप्ट मिलेगा. प्लस 1-2 के इकोनॉमिक्स में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ये टॉपिक कम मिलता है कि टर्शरी जो एक्टिविटीज हैं उनको फर्दर डिवाइड कर दिया जाता है टू पार्ट्स में. उसकी आगे दो पार्ट्स बना दिए जाते हैं. उन पार्ट्स के नाम क्या हैं? फर्स्ट जो पार्ट है उसका नाम है क्वाटरनरी. अब ये क्वाटरनरी का मतलब क्या है ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा. क्वाटरनरी और दूसरा क्या है वो है क्विनरी. क्वाटरनरी और क्विनरी दो पार्ट इसके बना दिए गए हैं और इन दोनों पार्ट्स के बारे में आपको बताऊंगा कि इन दोनों का मतलब क्या होता है. क्या होता है क्वाटरनरी और क्या होता है क्विनरी पार्ट, दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट quaternary. This is also known as the knowledge sector because the activities which are related with education, research and development, all these are included in the quaternary sector. जिनका जो संबंध है इसको एक नाम क्या दिया जाता है पहले मैं आपको बता दूं. is also known as is also known as knowledge sector. इसको knowledge sector का नाम भी देते हैं. knowledge sector का नाम इसको क्यों देते हैं? because the activities related with education, research, development etc. are included in this. इसको नॉलेज सेक्टर कई बार क्वेश्चन बोल हो के आ जाता है व्हाट इज मेंट बाय नॉलेज सेक्टर. तो नॉलेज सेक्टर क्या है? क्वाटरनरी का दूसरा नाम जो है नॉलेज सेक्टर है. नॉलेज सेक्टर या कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं व्हाई द क्वाटरनरी सेक्टर हैज बीन गिवन द नेम ऑफ नॉलेज सेक्टर. इट इज कॉमनली अंडरस्टूड नॉलेज सेक्टर मींस which increase our level of knowledge. It is related with education, research and development. जिससे आपकी शिक्षा में जो आपकी शिक्षा से जुड़ा हुआ है, आपकी रिसर्च खोज से जुड़ा हुआ है, या आपकी डेवलपमेंट तरक्की से जुड़ा हुआ कोई भी पहलू है वो सारे किस में आ जाते हैं? क्वाटरनरी सेक्टर में आ जाते हैं. तो अब मैं डिस्कस करूंगा जो नेक्स्ट मेरा है क्विनरी, जो मेरा लास्ट पॉइंट है मेरे आज के लेक्चर का. तो क्विनरी में क्या आता है? देखो आपको पता है देयर आर नंबर ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एज वेल एज द पीपल ऑफ प्राइवेट सेक्टर हु हैज टू टेक टॉप डिसीजन, जिनको बड़े टॉप के डिसीजन लेने पड़ते हैं. देश में कई बार ऐसे हालात आ जाते हैं कि गवर्नमेंट पे छोड़ दिया जाता है कि गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने डिसीजन अपने लेवल पे लेना है विद द हेल्प ऑफ सम रेप्यूटेड पर्सन ऑफ द प्राइवेट सेक्टर. तो जितने भी टॉप डिसीजंस हैं वो किसके द्वारा लिए जाते हैं? वो जितने भी आते हैं वो किसके अंदर आते हैं? क्विनरी सेक्टर के अंदर आते हैं. तो इसमें आपको लिखना चाहूंगा टॉप डिसीजंस आर मेड, टॉप डिसीजंस आर मेड और फॉल अंडर इट. अब ये टॉप डिसीजंस का क्या मतलब है? ये मैंने आपको पहले ही बताया. टॉप डिसीजन का मतलब इसमें क्या लिया गया है कि कई बार इस तरह के हालात बन जाते हैं कि ऑन द स्पॉट हमें इमीडिएटली कोई डिसीजन लेना पड़ता है. उसको नाम दिया गया टॉप डिसीजन, जो कि बड़े हमारी देश के, हमारी अर्थव्यवस्था के बड़े अहम मुद्दे हो सकते हैं. जैसे मैंने आपको भी बताया था ग्रेट डिप्रेशन के बारे में. देश में अगर ग्रेट डिप्रेशन आ गया है तो उस टाइम पे क्या है? ग्रेट डिसीजन लेना पड़ेगा, टॉप डिसीजन लेना पड़ेगा. किसको लेना पड़ेगा?
by the government employees as well as the reputed person of the private sector. They have to run the economy in a smooth way. उनको प्लीजिंग वे में चलाना है, बड़े अच्छे तरीके से। तो उसके लिए टॉप डिसीजन जो है इनको ऑन द स्पॉट लेना पड़ेगा। तो ये मैंने आपको पहले बता दिया, ये टॉप डिसीजन कौन लेता है? बाय डिसीजन मेकर इन गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर। कि जो ऑन द स्पॉट डिसीजन लेने पड़े जब आपको लगता है कि अवर इकोनॉमी इज फेसिंग अ ह्यूज और big problem, then you have to take the decision on the spot, and all these decisions are related with quinary decisions. And in my next lecture we will discuss about the market, how many types of economy, how many types of market in the economics. And if you really like my lecture, please subscribe our channel. Thank you.